Good morning, students. Today we will study about the recommendations of National Education Policy 2020 on school education. We have already made one PowerPoint on the visions and the 22 fundamental principles of NEP 2020. तो आज हम लोग जैसा कि हम जानते हैं कि NEP में टोटल 4 चैप्टर्स हैं और चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन था जिसमें कि हमने विजन ओवरव्यू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कवर किया। आज हम चैप्टर 2 के बारे में स्टडी करेंगे विच इज़ अबाउट द रिकमेंडेशंस ऑन द स्कूल एजुकेशन। पार्ट 2 अगर आप NEP 2020 के ड्राफ्ट को देखेंगे तो उसमें जितनी रिकमेंडेशन दी गई हैं इट इज़ फॉर द स्कूल एजुकेशन। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस। तो स्कूल एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं सो द स्कूल एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। वी ऑल नो दैट एंड NEP 2020 इंट्रोड्यूसेस मेजर रिफॉर्म टू स्ट्रेंथन द स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। आप सबको पता है कि जब हमने कोठारी कमीशन पढ़ा तो वहाँ पे हम 10+2+3 स्कूल स्ट्रक्चर की बात करते थे। बट ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं, इसमें जो सबसे मेजर रिफॉर्म जो स्कूल एजुकेशन में बताया गया है वो इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को लेकर बताया गया है, जिसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सो द पॉलिसी सेज दैट इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कूल सिस्टम where there are number of schools, teachers, students, because we have a huge population. And then NEP brings a paradigm shift from the old 10+2 structure to a flexible mode. तो जो पुराना हमारा 10+2 स्ट्रक्चर था उसमें एक चेंज करते हुए हम आगे देखेंगे कि किस तरीके का एक पेडागोजिकल स्ट्रक्चर जो है वो पॉलिसी में बताया गया है। कमिंग टू द चेंज इन द पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए व्हेन इट कम्स टू द स्कूल एजुकेशन कि आने वाले समय में स्ट्रक्चर क्या होगा स्कूल का। तो अर्लियर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इट वाज 10+2, ग्रेजुएशन का +3 भी हम इंक्लूड करके 10+2+3 बोलते थे। अब जो नया स्ट्रक्चर है दिस इज़ 5+3+3+4 एंड नाउ हाउ इट इज़ डिवाइडेड। द 5 ईयर इज़ द फाउंडेशनल स्टेज, ये नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो 5 ईयर ऑफ फाउंडेशनल स्टेज जिसमें 3 ईयर प्री स्कूल एंड देन द क्लास 1 and 2। सो ओवरऑल 3+2 5 ईयर, इसे हम कहेंगे फाउंडेशनल स्टेज। देन वी हैव द फर्स्ट 3 इज फॉर प्रिपरेटरी स्टेज दैट इज फ्रॉम क्लास 3 to 5। Then next 3 is for the middle stage which is class 6 to 8 and the 4 is for secondary stage that is from class 9 to 12। तो आने वाले समय में जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है इट इज़ गोइंग टू बी 5+3+3+4। अब यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी जैसी कोई भी नॉमेनक्लेचर आपको NEP 2020 में नहीं दिखेगा। साथ में जो ECC इंटीग्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्कूल एजुकेशन, आज से पहले जब हम ECC की बात करते थे तो वो स्कूल एजुकेशन का पार्ट नहीं होता था, इट वाज मोस्टली इन द प्री स्कूल। बट नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज इंटीग्रेटेड इन द स्कूल एजुकेशन विच इज़ द फर्स्ट 3 ईयर ऑफ द फाउंडेशनल स्टेज। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पॉलिसी इस बात को बताती है कि 85% जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो बच्चे का फर्स्ट 3 ईयर में हो जाता है और उस 3 ईयर के लिए हम बहुत कुछ एजुकेशन में नहीं दे पाते हैं या कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे का फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है और हम उसके ब्रेन और उसके कॉग्निशन का उतना अच्छा यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पाते हैं। सो नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द अर्ली चाइल्डहुड केयर शुड बी incorporated or in a very organized and structured and systematic form and उसके लिए NCERT will prepare the modules, school preparation module and other जैसे विद्या प्रवेश का कॉन्सेप्ट है और कई बातें इसमें बताई गई है कि उसे भी हम कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में स्कूल एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो आपको ये जो स्ट्रक्चर है न्यू स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन ये आपको पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बिकॉज ये
फाउंडेशनल स्टेज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसमें बताया गया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाउंडेशनल स्टेज एंड NCERT विल डेवलप ए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये आप देख रहे हैं NCPF for ECCE that will align with the NCF for school education. So this NCERT will develop for the foundational stage of education. The focus will be on the holistic child development. So up to the class age of 3 to 8, the child development in a very holistic way it will take place. तो इस पे फोकस है। एंड द टेक्स्ट बुक अंडर द NCF for the school education 2023 has already been developed. तो इसमें काम चल रहा है। 2 हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCERT के द्वारा बनाए जा चुके हैं, जिसमें कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन एंड फॉर फाउंडेशनल स्टेज, ये दोनों NCERT ने इसका ड्राफ्ट दे दिया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज FLN। FLN का फुल फॉर्म है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। सो द नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इस्टेब्लिश किया जाएगा। FLN का मतलब है कि हर बच्चे को ग्रेड 3 तक, ठीक है, ग्रेड 3 तक जो रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक का जो स्किल है वो सभी को आ जाना चाहिए। और इसको पॉलिसी ने कहा है कि वो एक नेशनल मिशन की तरह लेंगे, दैट ऑल द स्टूडेंट्स up to the class 3rd they should know the basic and fundamental skills of reading, writing and the arithmetic. एंड इसके लिए इन्होंने गोल भी बताया है कि हमें इसका अचीवमेंट करना है यूनिवर्सल FLN का बाय 2025, ये आपको याद होना चाहिए, इन द प्राइमरी ग्रेड। एंड इट विल इंश्योर द रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक प्रोफिशिएंसी। तो FLN क्यों बनाया गया है, कब तक इसका टारगेट लाइन है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, द पॉलिसी हैज़ ऑल्सो फोकस्ड ऑन द पीपल टीचर रेशियो। हम PTR जो है पीपल टीचर रेशियो भी NEP रिकमेंड करती है कि अगर कोई डिसएडवांटेज्ड एरिया है तो RTE में जैसा कि बताया गया था उससे थोड़ा सा इन्होंने जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कम किया है। इन्होंने कहा है जो डिसएडवांटेज्ड एरियाज़ हैं वहाँ हम रेशियो 25:1 रखेंगे एंड द RTE रिकमेंडेड 30:1 फॉर प्राइमरी एंड 35:1 फॉर अपर प्राइमरी। सो द NEP सेज फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप वी विल कीप 25:1 एंड दे प्रोवाइड मोर इंडिविजुअल अटेंशन टू द लर्नर, ताकि इनके ऊपर विशेष, इनके ऊपर व्यक्तिगत ध्यान जो है हर बच्चे पे दिया जा सके। इसके लिए रेशियो को थोड़ा सा कम रखने की बात की गई है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एक्सेस एंड ड्रॉप आउट रिडक्शन। एम है कि 3.22 करोड़ जो बच्चे हैं दे आर आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट। 3.22 crore students are still out of the school, so we have to bring them back. That means we have to increase the enrollment ratio and we have to reduce the dropout reduction. Dropout rate को कम करना है। So universal access बढ़ाना at all levels. Vocational skill for employment, ये करेंगे कैसे हम, और then reintegration into the mainstream schooling. So the overall the purpose is to bring back the student to educate all and universalize the the universalization of जो education की बात है उसको universal access और drop out rate को कम करके अचीव करने के लिए की बात भी पॉलिसी में की गई है। Now coming to the pedagogical reforms. pedagogy में जो reforms बताए गए हैं उसमें पहला है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बच्चे को होनी चाहिए, यानी कि हमें कहीं ना कहीं रोट मेमोरी या कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग से जो है थोड़ा सा हमें जो है मेमोरी से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ जाना है। यानी बच्चा या स्टूडेंट जो है वो चीज़ों को समझ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके वो पढ़े, ना केवल रोट मेमोरी तक या फैक्चुअल बेस्ड लर्निंग तक वो सीमित रहे।
तो पेडागॉजी ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर और स्पष्ट तरीके से समझ में आए। दूसरी बात इन्होंने बात की है एक्सपीरियंशियल एंड होलिस्टिक लर्निंग की, यानी हमें बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है जिसमें बच्चा एक्सपीरियंस करके सीख सके, लर्निंग बाय डूइंग कर सके, एक्टिवली उसमें एंगेज होके सीख सके, यानी वो खुद उस लर्निंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहे, चीज़ों को खुद करके समझ के अनुभव करके सीखे। फिर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी डेवलप करना है कि बच्चे क्वेश्चन करें, उन्हें क्यूरियोसिटी हो, वो चीज़ों के प्रोज कॉन्स मेरिट डिमेरिट्स चीज़ों का विश्लेषण करके और समझ के चीज़ों को जो है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो किसी चीज़ को रैशनली थिंक कर सकते हैं, क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो स्किल्स हैं ये उनके अंदर डेवलप करना है और ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन पीयर लर्निंग एंड कोलैबोरेशन की भी बात है कि बच्चे टीम में लर्न करें, कोलैबोरेटिव हैं और कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजीज़ हैं, या पीयर टू पीयर लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको भी इंटीग्रेट करने की बात है। 21st सेंचुरी स्किल्स सारे बच्चों को आनी चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी टीचिंग होनी चाहिए, यानी शिक्षण ऐसा नहीं हो कि केवल डिसिप्लिन बाउंड हो जाए या सेग्रीगेटेड रहे एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में। तो हमें वेरियस डिसिप्लिन्स को एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें वेरियस डिसिप्लिन्स के पर्सपेक्टिव से उसको देखना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बहुत ज़्यादा बात की गई है। देन इज़ द ट्रांस डिसिप्लिनरी विच इज़ फॉर द रिसर्च। अगर बच्चे कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो वो आउट ऑफ द बाउंड्री भी जा सकते हैं। देन इज़ द फ्लेक्सिबल सेकेंडरी स्टेज विथ मोर सब्जेक्ट चॉइसेस। जब बच्चे सेकेंडरी स्टेज में आएंगे देन देयर विल बी ह्यूज चॉइसेस फॉर देम। अगर वो जिस भी डिसिप्लिन से जो भी सब्जेक्ट चुनना चाहेंगे वो चुन सकते हैं, उसके लिए उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो इस तरीके का आपको फ्लेक्सिबल पेडागॉजिकल रिफॉर्म्स दिखेगा NEP 2020 में। देन इज़ द करिकुलम फ्रेमवर्क। कौन कौन से करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो प्रपोज्ड हैं। सो NCF फॉर स्कूल एजुकेशन, जो कि इसका ड्राफ्ट मैंने बताया कि NCERT इसको दे दी है, और NCPF फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये अर्ली चाइल्डहुड के लिए आएगा। इसके अलावा NCF फॉर FSB है विच इज़ फॉर फाउंडेशनल स्टेज, जो आ चुका है। एंड दे ऑल विल अलाइन विद द NEP विजन एंड द कॉम्पिटेंसीज। और आपको कहीं ये नहीं लगेगा कि एक करिकुलर फ्रेमवर्क का दूसरे करिकुलम फ्रेमवर्क से कोई तालमेल नहीं है। सो दे ऑल विल अलाइन विद द विजन्स एंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ NEP 2020। तो कौन कौन से करिकुलम रिफॉर्म आ चुके हैं, इन सब के ड्राफ्ट आपको गूगल में मिल जाएंगे। आप इन्हें अपलोड करके पढ़ सकते हैं PDF, और इन्हें आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट इन स्कूल एजुकेशन is स्किल एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। कहीं ना कहीं आउटकम बेस्ड लर्निंग की बात हो रही है कि बच्चा क्या लर्न कर पाएगा ओवर थ्रू आउट द कोर्स, थ्रू आउट द प्रोग्राम। सो आउटकम बेस्ड लर्निंग होगी, यानी हम लर्निंग से पहले क्या आउटकम होंगे इनको पहले ही मैप कर लिया जाएगा, और उस सिंक्रोनाइजेशन में टीचिंग भी होगी, असेसमेंट भी होगा और आउटकम भी अचीव किया जाएगा। इंटीग्रेशन, और जब हम कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ स्किल, कॉम्पिटेंसीज एंड वोकेशनल लर्निंग की भी बात है। 10 days ऑफ बैगलेस पीरियड की भी बात कही गई है विच इज़ फॉर क्लास 6 to 8, जहाँ बच्चे किसी फैक्ट्री में या किसी जगह पर भी जाके इंटर्नशिप्स ले सकते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले सकते हैं, कोई वोकेशनल स्किल सीखते हैं। तो ये 10 days का बैगलेस पीरियड रखा गया है। ग्रेड आपको याद रखना है फॉर क्लास 6 to 8। देन एक्सपोजर टू द लोकल क्राफ्ट, स्किल एंड टेक्नोलॉजी एंड आर्ट। जहाँ तक पॉसिबल हो सके लोकल क्राफ्ट्स और जो स्किल हैं जो आपकी जगह के लिए मशहूर है, जिस जगह के लिए, उसे बच्चों को सिखाया जाए, उसके बारे में बताया जाए, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। देन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। भाषा पे भी काफ़ी बल दिया गया है इस पॉलिसी में।
So the mother tongue along with the regional language as the medium of instruction till the grade 5 and preferably to grade 8. तो 5th तक तो आपको मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखना है. 8th तक भी आप चाहें तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. देन वी हैव टू रीइंफोर्स द 3 लैंग्वेज फार्मूला. ये हम मुदालियर कमीशन से देखते आ रहे हैं कि 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात हो रही है, तो पॉलिसी ने इसे भी कहा है कि इसे भी हम रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है. साथ में मल्टीलिंग्विज्म की बात है, ये आप याद रखेंगे कि मल्टीलिंग्विज्म का मतलब होता है कि द एबिलिटी टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड मोर देन वन लैंग्वेज. अगर आप एक से ज़्यादा भाषा को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, तो वो जो क्षमता है आपकी, वो मल्टीलिंग्विलिज्म है. तो इसको हमें अलाइन करना है, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स लिंग्विस्टिक कल्चर है. तो कहीं ना कहीं एक भाषा से आपका काम नहीं चलेगा. तो कहीं ना कहीं ग्लोबल अगर हमें नॉलेज लेनी है तो इंग्लिश भी ज़रूरी है. राष्ट्र में हिंदी जो है हमारे राष्ट्र की राजभाषा है, तो हिंदी भी आना ज़रूरी है. साथ में आप जिस रीजन को बिलोंग करते हैं, अलॉन्ग विद दैट अगर आप कोई मॉडर्न लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो इन सब के लिए पॉलिसी में प्रोविजंस बताए गए हैं. देन टेक्स्ट बुक्स के लिए भी कुछ रिफॉर्म्स की बात कही है कि टेक्स्ट बुक में लोकल कंटेंट को जो है इंक्लूड किया जाएगा, लोकल कंटेक्स्ट में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि इंडिया की हर जगह की जोग्राफिकल लोकेशन अलग है. वहाँ का वेजिटेशन, वहाँ का एग्रीकल्चर, वहाँ का फूड कल्चर, फेयर्स, डांस, सॉन्ग, देयर इज सो मच डाइवर्सिटी. तो कहीं ना कहीं लोकल कंटेंट्स जो है उसकी कमी देखी गई है. इंडिजीनियस कंटेंट नहीं रहते हैं टेक्स्ट बुक में, तो जहाँ तक संभव होगा उसे इंक्लूड करने की भी बात है. साथ में टेक्स्ट बुक शुड बी इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस, जिससे कि जो बच्चे रीजनल लैंग्वेज के हैं, जिन्हें सिर्फ हिंदी इंग्लिश नहीं आती, उनके लिए भी हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में टेक्स्ट बुक जो है प्रिंट करने की बात है. चाइल्ड फ्रेंडली, रिलेटेबल, रूटेड इन लोकल एक्सपीरियंस. जो भी टेक्स्ट बुक्स होंगी वो चाइल्ड फ्रेंडली होंगी, लोकल एक्सपीरियंसेस को रूटेड की होंगी, यानी कि जो भी इंडिजीनियस कल्चर है, लगेगा बच्चों को पढ़ के कि नहीं वो कुछ अपने देश के बारे में, अपनी जगह के बारे से परिचित हो रहे हैं. तो ये टेक्स्ट बुक रिफॉर्म्स के लिए बातें बताई गई हैं. देन इज असेसमेंट रिफॉर्म्स. असेसमेंट जो है बच्चों के आकलन करने में भी कई रिफॉर्म्स बताए गए हैं. सो देयर विल बी अ शिफ्ट फ्रॉम द रोट लर्निंग टू कंटिन्यूस फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड अ 360 डिग्री असेसमेंट कवरिंग कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन. तो ये आपको याद रखना है कि कहीं ना कहीं जो है बच्चे के होलिस्टिक असेसमेंट की बात है, कि बच्चे का 360 डिग्री असेसमेंट स्टूडेंट्स का होगा, जिसमें केवल हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट को मेजर नहीं करेंगे, साथ में इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स को भी हम एसेस करेंगे. इसके लिए हम सेल्फ या पीयर असेसमेंट, प्रोजेक्ट थ्रू पोर्टफोलियोज, क्विजेस, ग्रुप वर्क, इंक्वायरी बेस्ड इवैल्यूएशन, तो तरह तरह के टूल भी बताए गए हैं कि इन टूल्स को यूज़ करके हम 360 डिग्री असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो कर सकते हैं. ये भी NCF 2005 की गाइडलाइंस पे बनाया जाएगा. देन इज इम्प्रूविंग स्कूल परफॉर्मेंस एंड इंक्लूजन. तो समावेशन की भी बात है कि कहीं ना कहीं वी हैव टू एंश्योर द एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी लर्निंग. सभी को शिक्षा मिले, समान अवसर मिले और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, इसे इंश्योर करना होगा. साथ में वी हैव टू फोकस ऑन द लर्निंग आउटकम, लाइफ स्किल एजुकेशन, वैल्यूज़. तो लर्निंग आउट के साथ साथ जीवन कौशल और मूल्यों को भी कहीं ना कहीं जो है समावेशन करना है शिक्षा में. इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. जो बच्चे स्पेशल नीड के हैं, डिफरेंटली एबल है, उन्हें भी इंक्लूड करना है. साथ में गवर्नेंस सपोर्ट वाया सेंट्रल एंड स्टेट फंडिंग. सो अगर हमें इंक्लूजन को इंक्लूड करना है और स्कूल परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव करना है, तो स्टेट और सेंट्रल दोनों का सपोर्ट जो है वो ज़रूरी है. अभी हम थोड़ी देर पहले असेसमेंट की बात कर रहे थे, तो ये परख आपको याद रखना है, ठीक है. ये एक नेशनल असेसमेंट सेंटर जो है, असेसमेंट सेंटर की बात कही गई है, जिसका नाम परख है. परख का फुल फॉर्म आप हमें बताइएगा कि क्या होता है. सो परख, there will be a standard setting body for assessment. It will set all the norms for all the school boards. It will guide the NAS and SAS, National Assessment and State Assessment. Then ensure
कंपेरेबिलिटी ऑफ लर्निंग स्टैंडर्ड नेशन वाइड। सो ओवरऑल एक सेंट्रलाइज्ड नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जो कि सारे नॉर्म्स और गाइडलाइंस को नेशन वाइड जो है यूनिफॉर्म बनाएगा, जिससे एक तरीके का असेसमेंट थ्रू आउट द कंट्री हर बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए परख नाम आप याद रखेंगे जिसकी बात की गई है। बोर्ड एग्जाम्स को लेके जो बात बताई गई है इसमें क्या कि 2 बार 2 बोर्ड एग्जाम्स विल बी टेकन एट द क्लास 10th एंड 12th। सो 2 बार बच्चों को मौका मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम देने का, जिससे कि वो अगर बेहतर करना चाहें तो कर सकते हैं। क्लास 10th एग्जिट ऑप्शन भी रहेगा। इफ़ समबडी वांट टू जॉइन एनी वोकेशनल कोर्स एंड दे वांट टू एग्जिट द क्लास 10th आफ्टर 10th देन दे कैन ऑल्सो डू दैट। एंड एग्जाम्स विल टेस्ट कोर कॉम्पिटेंसीज एंड एप्लीकेशन। सो क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाएंगे जो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन लेवल के रहें और बच्चों की कोर कॉम्पिटेंसीज को मेजर करने वाले रहें, ना कि सिर्फ उनके फैक्चुअल और रोड लर्निंग की नॉलेज को। तो ये चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। देन द पॉलिसी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विच इज़ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा लिया जाएगा। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड कॉमन सब्जेक्ट टेस्ट विल बी टेकन ट्वाइस अ ईयर and university can use, they may use these for UG and PG admission. This is to reduce the multiplicity of entrance exam and student burden। अक्सर अब देखा गया कि बच्चे बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी का बर्डन आ जाता है क्योंकि सबका सिलेबस अलग है, सबका असेसमेंट पैटर्न अलग है। सो देयर विल बी अ कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट and a common subject test. So this will be, the marks of this test will be utilized by all the universities for the further admission. Teacher eligibility and professional development. So TET extended to all level, foundational से लेके secondary तक जो TET है उसको extend करने की बात है। 50 hours of continuous professional development for every teacher annually। हर टीचर के लिए 50 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम करना ज़रूरी है, जिस जो ओरिएंटेशन के माध्यम से, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से और रिफ्रेशर कोर्सेज के माध्यम से तरह तरीके के जो है आपको मिल जाएंगे जो प्रोग्राम्स हैं। सो दैट शुड बी फॉर द डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर। फोकस थीम विल बी FLN, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, आर्ट एंड स्पोर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग एंड असेसमेंट इनोवेशन। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कहीं ना कहीं आर्ट को और स्पोर्ट्स को भी हमें एज अ पेडागॉजी यूज़ करना है, इन द पेडागॉजी यूज़ करना है। जैसे अगर हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम आर्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं या स्पोर्ट्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं बच्चों को। अगर हमें काउंटिंग सिखानी है या हमें कोई और ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाना है जिसमें हम आर्ट को, आर्ट फॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में NEP ने बात की है। Then is implementing a large school system. So the policy is saying that India has 1.52 million school and 260.59 million student up to 2018. So we have a huge large school system. Now we have to ensure the quality and equity across such system. अब इतने बड़े school system में, इतनी बड़ी population में, it's very challenging to ensure that quality is everywhere, equity is everywhere. But the policy is saying that for that NEP recommends कि हम क्या कर सकते हैं। So we can make school complexes, we can develop life skill and happiness curriculum, and NEP also recommends community participation through SMCs and then cooperation and entrepreneurship in education. So these all are very important when it comes to a large school system. So NEP talks about this कि हम ये सारी चीज़ों को implement करके we can ensure the quality and equity across such system. Now coming to the conclusion of the part 2, school education की अगर हम बात करते हैं तो NEP 2020 it aims at transforming school education to meet the 21st century needs, and it focus on equity, quality, flexibility, multidisciplinary learning and skill development. सो अ स्ट्रॉन्ग स्कूल सिस्टम विल स्ट्रेंथन हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो जितना ही ज़्यादा हमारा स्कूल एजुकेशन यानी हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही हायर एजुकेशन में हमें एक्सीलेंट दिखेगा, ऐसा NEP 2020 पॉलिसी में कहा गया है और जो सच भी है। तो ये था पार्ट 2 स्कूल एजुकेशन में जितनी मेजर रिकमेंडेशंस हैं।
आई होप आपको समझ में आया होगा. सो थैंक यू सो मच.